हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड में इंटरनेट सेवा रविवार सुबह फिर से होगी बंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा खत्म होने के साथ ही राज्य भर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन रविवार सुबह फिर से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाएगा। रविवार को भी सुबह 7 बजे से इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी और दिन के 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने पर्चा लीक को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। शुक्रवार को सरकार ने मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बंद करने का निर्देश दिया था। शनिवार की सुबह 5 से 7 बजे के बीच राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन दिन के 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी। इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से झारखंड में जनजीवन प्रभावित रहा। ऑनलाइन काम करने वालों को दिक्कत हुई। वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग दिन भर निराश दिखे। जिन घरों में स्मार्ट टीवी लगा है उन घरों के बच्चे परेशान रहे। शहरी क्षेत्र में लोगों को आने जाने में भी परेशानी हुई, क्योंकि तमाम तरह के कैब इंटरनेट पर ही बुक होते हैं। कार और बाइक राइड की बुकिंग लोग नहीं कर सके। परीक्षा देने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। इंटरनेट सेवा बंद होने का असर जोमेटो, स्विगी पर भी पड़ा। नेट बहाल होने के बाद भी कई घंटों तक ऑनलाइन खाना ऑर्डर नहीं हो पा रहा था। इस बीच इस मामले को लेकर बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इंटरनेट बंद करने की पॉलिसी क्या है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अगर 1 महीने में बार बार परीक्षा होगी तो क्या हर बार राज्य के लोगों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इंटरनेट बैन को बाबूलाल मरांडी ने तुगलकी फरमान करार दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बैन को तुगलकी फरमान बताया है। इसे लेकर राज्य सरकार के फैसले की खिंचाई की है। एक्स पर पोस्ट करते कहा कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड में 2 दिनों के लिए सुबह से दोपहर तक इंटरनेट बंद किए जाने का निर्णय अव्यावहारिक और हास्यास्पद है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की परीक्षा देने के लिए कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इंटरनेट बंद कर देने के फैसले दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बैंकिंग कार्यों तक, सरकारी दफ्तरों से लेकर गांवों के प्रज्ञा केंद्रों तक, स्कूल, कचहरी, अस्पताल, मकान, दुकान, सड़क यातायात, रेल सेवा, हवाई सेवा आदि इंटरनेट हर जगह की जरूरत बन चुका है। आपके द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के निर्णय से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से कहा कि सिर्फ इंटरनेट पर ही पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दीजिए। बाजार बंद करा दीजिए। कर्फ्यू की घोषणा कर दीजिए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिना पूर्व सूचना के अचानक से देर रात इंटरनेट बंद करने का मूर्खतापूर्ण फैसला वापस लीजिए। जनता समझ चुकी है कि आपके पास कदाचार मुक्त परीक्षा कराए जाने की क्षमता ही नहीं है। याद रखिए, जिन सलाहकारों की वजह से आप 5 माह के होठवार प्रवास से वापस आए हैं, वही सलाहकार आपको जघनसाई का पात्र बनाने और आपसे एक के बाद तुगलकी फैसले करवाकर आपको रसातल में पहुंचाने पर तुले हुए हैं। बाबूलाल ने हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक रोकने के नाम पर इंटरनेट बंदी के बेतुके और असंवैधानिक तुगलकी फरमान को अविलंब वापस लें। अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी। 23 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रांची के खेलगांव में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि रांची में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक जनरल ड्यूटी जीडी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन
10वीं और 8वीं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया था। सभी चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 23 से 25 सितंबर को सुबह 8 बजे रांची सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। 23 सितंबर को बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और 24 सितंबर को कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, 25 सितंबर को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शिक्षा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज के 2 सेट लाने को कहा गया है। झारखंड में जल्द लगेगी आचार संहिता, चुनाव आयोग की टीम 23 सितंबर को आएगी रांची। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड और आईजी अभियान ने संयुक्त रूप से जिले के एसपी और डीसी के साथ निर्वाचन आयोग के आने से संबंधित तैयारियों को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान आयोग की समीक्षा के लिए पीटी की तैयारी, सुरक्षा बलों के रहने व मूलभूत सुविधा की तैयारी और लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान दायर वादों की स्थिति की समीक्षा की गई थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही जिले में 3 साल से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का तबादला किया जा चुका है। राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद बीते 18 अगस्त को एक ही जिले की इकाई में 3 वर्ष या उसके अधिक समय अवधि तक पदस्थापित पुलिस निरीक्षक और परिचारी प्रभारी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। इसके अलावा एक ही जिले में 3 साल अधिक समय से पदस्थापित एसपी का भी तबादला किया जा चुका है। पदाधिकारियों का यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व स्थानांतरण, पदस्थापन कार्य पूरा करने संबंधित आदेश जारी किया था। उसी आदेश के आलोक में तबादले की यह कार्रवाई हुई है। अब संभावना जताई जा रही है कि आईपीएस और आईएएस रैंक के अफसरों का तबादला सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। भाजपा राज्य की दुश्मन सही से परीक्षा होने देना नहीं चाहती। मंत्री इरफान अंसारी। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर इंटरनेट बंद किए जाने पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां इंटरनेट बंद करने को लेकर सरकार के निर्णय का भाजपा विरोध कर रही है, वहीं राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे युवाओं के हित में एक बेहतर कदम बताया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्हें राज्य का दुश्मन बताया। झारखंड में अपने बेबाक बातों के साथ हर सवालों का जवाब देने के लिए मशहूर विधायक सहमंत्री फिर से सुर्खियों में हैं। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक व झारखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इंटरनेट सेवा बंद होने को लेकर दिए बयान पर चर्चा में हैं। रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में मंत्री बोकारो सर्किट हाउस में रुके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 18 वर्षों तक इस राज्य में युवाओं का भविष्य भाजपा ने बर्बाद कर दिया। आज अगर हम युवाओं के लिए एग्जाम में इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के लोग एग्जाम केंद्र में प्रवेश कर इसे फिर से कैंसिल करने के फिराक में थे, लेकिन हम लोगों ने यह सख्त निर्देश दिया था कि अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो संबंधित जिले के डीसी नापे जाएंगे। झारखंड में लगातार भाजपा के बड़े नेता के दौरे को लेकर भी मंत्री ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग यहां घूम रहे हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। भाजपा के इतने बड़े नेता आ रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी अकेले जहां खड़ा होता, उससे ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोल्हान का किला बचाने में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा, बनाई खास रणनीति। भाजपा ने बताया किला ढहाने का डर। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
इन दिनों कोल्हान को लेकर राजनीतिक और सांगठनिक तौर पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ दिनों पहले तक झामुमो के बड़े नेताओं में शुमार रहे चंपाई सोरेन के गृह जिले सरायकेला खरसावां के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक की और चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद जमीनी स्तर पर उनके संगठन की स्थिति की जानकारी ली। 20 सितंबर को उन्होंने रांची में पूरे कोल्हान क्षेत्र के केंद्रीय से लेकर प्रखंड स्तर के नेताओं की बैठक भी की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में हेमंत सोरेन ने 2 मंत्रियों रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ के साथ ही सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी की मौजूदगी में सभी पार्टी पदाधिकारियों में यह कहकर जोश भरा कि किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी असली ताकत आप लोग हैं, जो चुनाव के हर चरण में बूथ से लेकर चौकी तक अपनी भूमिका निभाते हैं। हेमंत सोरेन ने कोल्हान के नेताओं से विधानसभा चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी करने का आह्वान किया। जाहिर है, झामुमो के कद्दावर नेता और कभी उनके सहयोगी रहे चंपाई सोरेन के भाजपा में चले जाने से उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि इस बार कोल्हान के चुनावी महाभारत में 2019 का प्रदर्शन दोहराने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। कोल्हान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्परता को भाजपा चंपाई प्रभाव बता रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि कोल्हान का किला ढहने का डर झामुमो नेताओं में साफ दिख रहा है। भाजपा द्वारा कोल्हान को केंद्र में रखने और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के डरे और बेचैन होने के बयान पर झामुमो की ओर से पलटवार किया गया। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बेचैनी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं बल्कि भाजपा में है, इसीलिए अलग अलग राज्यों से नेताओं का समूह बनाकर एक युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी के बेटे और आंदोलनकारी को घेरने की कोशिश की जा रही है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा जिन बैठकों को हमारी मजबूरी और बेचैनी बता रही है, दरअसल वह हमारी रणनीति का हिस्सा है। इस बार भी पूरे कोल्हान में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत महागठबंधन परफेक्ट 14 यानी सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। गौरतलब हो कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री और जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा उम्मीदवार रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। सरयू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रघुवर दास को हराया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले कोल्हान की 14 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के खाते में गई थीं और सिर्फ 1 सीट सरयू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती थी। वरिष्ठ पत्रकार सतेंद्र सिन्हा कहते हैं कि इस बार हालात 2019 जैसे नहीं हैं। गीता कोड़ा का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना, चंपाई सोरेन का झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होना, साथ ही सरयू राय का भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू में शामिल होना चुनाव नतीजों पर असर डालने की संभावना है। सतेंद्र सिंह कहते हैं कि इस बार आजसू और भाजपा के बीच समझौता होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में कोल्हान में 2019 का परिणाम दोहराना महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है, चाहे रणनीति के तहत हो या फिर अपने कोल्हान किले को बचाने की मजबूरी के चलते। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने अपना पूरा ध्यान कोल्हान पर केंद्रित कर दिया है। किन बाहरियों को पार्सल कर बाहर भेजने की बात कर रहे गिरिडीह विधायक, किन्हें करेंगे आधा? गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। सोनू ने भाजपा के बाहरी बिहारी नेताओं को झारखंड से खदेड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को मूलवासी चलाएंगे, इन बाहरियों को बोरे में बंद कर पार्सल कर देंगे। ये बातें निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित झामुमो युवा मोर्चा के सम्मेलन गिरिडीह विधायक ने कही। विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 6 इंच छोटा किया गया था, इस विधानसभा चुनाव में इन्हें आधा कर दिया जाएगा। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही झारखंड में बाहरी नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। कोई असम से आ रहा है तो कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से आ रहा है तो कोई गुजरात महाराष्ट्र से। कभी पीएम आ रहे हैं
तो काफी होम मिनिस्टर। ये सभी यहां के लोगों को झांसा में लेने आ रहे हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने आ रहे हैं। इनसे बचकर रहना है। हम झारखंडी हैं, हमारी जाति झारखंडी है, हमारा धर्म झारखंडी है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सभी मिलकर भी सीएम हेमंत सोरेन का पांव भी हिला नहीं सकेंगे। जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि झारखंड आने के बाद गृह मंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं, बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ होने की बात कहते हैं, जबकि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से लगती ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसके लिए दोषी केंद्रीय गृह मंत्रालय है। इस कार्यक्रम में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह के अलावा महालाल सोरेन, राजू महतो, कोलेश्वर सोरेन समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एफसीआई गोदाम से 8 करोड़ के अनाज गायब, प्रबंधन से मांगा गया स्पष्टीकरण। रामगढ़ जिले के मरार स्थित राज्य खाद्य निगम एफसीआई के गोदाम से लगभग 14,700 क्विंटल अनाज लगभग 5 सालों में गायब हो गए हैं, जिसका खुलासा रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश के बाद रामगढ़ खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किए गए जांच के बाद हुआ है। गोदाम के सहायक प्रबंधक संजीव करमाली द्वारा 2019 से अब तक के कोई दस्तावेज अपडेट नहीं किया गया। बुधवार से उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो और प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुजूर मरार एफसीआई गोदाम की जांच करने पहुंची थी। उस दौरान भी गोदाम में काफी अनियमितता देखने को मिली। 3 दिनों की लगातार जांच के बाद भी सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव कुमार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को किसी तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। जब गोदाम में रखे अनाज और वितरण किए गए अनाज की जांच जिला आपूर्ति कार्यालय में रिपोर्ट के आधार पर की गई, तब अधिकारियों के होश उड़ गए। बाजार मूल्य के लगभग 8 करोड़ रुपए के अनाज का कोई हिसाब संजीव करमाली द्वारा नहीं दिया गया। ऐसे में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव करमाली को स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि WBNP योजना आत्मनिर्भर भारत योजना को छोड़कर NFSA योजना के तहत माह फरवरी 19 से अक्टूबर 24 कोविड-19 के लिए उपलब्ध कराए गए चावल, प्रभार में प्राप्त खाद्यान्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भंडारित CMR चावल, JSFSS योजना के तहत माह फरवरी 2021 से जुलाई 2022, PMGKY योजना के तहत अप्रैल 2020 से नवंबर 2020, मई 2021 से दिसंबर 2022 तक अन्नपूर्णा योजना के तहत आगत निर्गत खाद्यान्न का मिलान किया गया। फलाफल गोदाम में कुल 14,574.87 क्विंटल चावल गेहूं नहीं पाया गया और चीनी, नमक, दाल की भी मात्रा में आंशिक अंतर पाया गया। इस क्रम में गोदाम से संबंधित आगत निर्गत एवं भंडारण पंजी की मांग सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव करमाली से की गई, परंतु किसी भी पंजी को देने से साफ इनकार किया गया एवं घर पर रहने की बात कही गई। इसके साथ ही कुछ बोरों में भरे खाद्यान्न को जानबूझकर सड़ाने का प्रयास किया गया। आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध वितरण के पश्चात अवशेष मात्रा अनुसार खाद्यान्न गोदाम में नहीं पाया जाना, खाद्यान्न कालाबाजारी की संभावना प्रबल हो जाती है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। पिछले कई सालों से लगभग 20 से अधिक पत्र लिखकर गोदाम से संबंधित पंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव करमाली को गोदाम से संबंधित पंजी उपलब्ध कराने, मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, गोदाम से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा स्पष्टीकरण किया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी पत्र का तो ना जवाब दिया गया और न ही अनुपालन किया गया। 18 सितंबर को जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो और प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुजूर के द्वारा झारखंड राज्य खाद्य निगम गोदाम का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसमें फर्श पर 167 क्विंटल अनाज बिखरे हुए और सड़े हुए हालात में पाए गए, जिसे लगभग 300 बोरियों में भरा गया है। जांच के दौरान गोदाम के फर्श पर बिखरे हुए गेहूं को 33 बोरियों में भरा गया
वजन करने पर वह 16.69 क्विंटल हुआ। चावल भी 277 बोरियों में भरा गया, जिसका कुल वजन 141.8 क्विंटल है। इसके अलावा चना, नमक और चीनी की बोरियों की जांच भी की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक संजीव करमाली को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 से अब तक आगत, निर्गत एवं भंडार पंजी के साथ उपस्थित होकर जवाब दें, अन्यथा यह माना जाएगा कि आप दोष को स्वीकार करते हैं और आपके विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1555 के तहत खाद्यान्न कालाबाजारी, सरकारी दस्तावेज को छुपाने आदि के आरोप में प्राथमिक की दर्ज एवं प्रपत्र क गठित कर निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। धनबाद में एक साथ 3 टोटो वाहन उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के चीरागोड़ा विनोद नगर में गुरुवार की रात को टोटो चार्जिंग स्टेशन से 3 टोटो वाहन की एक साथ चोरी की घटना सामने आई है। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि जयंत सिंह के चार्जिंग स्टेशन में कुल 8 टोटो वाहन लगे हुए थे, जिसमें से 3 टोटो की चोरी हो गई। धनबाद में यह पहली घटना है जब 3 टोटो की एक साथ चोरी हुई है। टोटो चार्जिंग स्टेशन के मालिक जयंत सिंह ने बताया कि खिड़की के जरिए 2 चोर अंदर घुसे और बाहर के दरवाजे पर लगे ताले को चोरों के द्वारा काटा गया है। स्टेशन पर कुल 8 टोटो लगी हुई थी, जिसमें से 3 टोटो को चोर लेकर फरार हो गए हैं। मालिक का कहना है कि घटना के 2 घंटे पहले से ही 3-4 लड़कों के द्वारा रेकी की जा रही थी, जैसा कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है। सभी अपने चेहरे पर काले रंग का नकाब पहने हुए थे। इस मामले को लेकर चार्जिंग स्टेशन के संचालक जयंत सिंह चौधरी ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। वहीं इस वारदात ने रिहायशी इलाकों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं लोगों ने पुलिस से चोर को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराध के मामले में चर्चित जामताड़ा जिले में साइबर अपराधी नए तकनीक अपनाकर साइबर अपराध को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। अब तक साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मैसेज भेजकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपराधी अपना तरीका भी बदलने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर थाना की पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़ने के बाद पर्दाफाश किया है, जो नए तकनीक के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इनमें से 2 अपराधी सगे भाई हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 14 सिम, 1 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक, 1 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए साइबर अपराधी यूट्यूब में कस्टमर केयर का वीडियो प्ले कर स्क्रीन शेयरिंग कर लेते थे और कस्टमर को मैसेज कर कॉल के जरिए उनसे ओटीपी और सारी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। अलग अलग ई वॉलेट के माध्यम से उनका पैसा उड़ा लेते थे। पकड़े गए साइबर अपराधी अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। साथ ही साइबर अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल से भी सबूत खंगालने का काम कर रही है। जामताड़ा साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों के खिलाफ नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, जो नई तकनीक यूट्यूब के माध्यम से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों में से 2 सगे भाई हैं। पकड़े गए 4 साइबर अपराधी के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीटीआर में बाघिन की एंट्री, 4 बाघ के बाद एक बाघिन की पुष्टि। पलामू टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की एंट्री हुई है।
पीटीआर इलाके में अब 4 बाघ और 1 बाघिन के होने की पुष्टि हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व ने नवंबर 2023 में स्कैट की जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी भेजा था। सीसीएमबी ने पलामू टाइगर रिजर्व को जांच रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि की गई है। बाघिन के पुष्टि होने के बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीटीआर प्रबंधन को उम्मीद है कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन प्रजनन करने के लिए आई है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया कि सीसीएमबी के रिपोर्ट में बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि हुई है, इसलिए पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। यह पलामू टाइगर रिजर्व के लिए खुशखबरी है। बाघिन एक बार में 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। ऐसे में पीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। 2021 से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में लगातार बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2024 के शुरुआती महीने में पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में 4 बाघों के मौजूद होने की पुष्टि हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के बाद बाघिन का इंतजार हो रहा था। टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बाघों के मिडिल एवं ईस्टर्न घाट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है। 2018 में हुई गिनती में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या 0 बताई गई थी। झारखंड में बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव? एनडीए में नीतीश और चिराग की कितनी होगी हिस्सेदारी? झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी भी एनडीए में वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मामला साफ नहीं हो पाया है। इस रिपोर्ट में जानिए बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा एनडीए में शामिल अन्य दलों को कितनी सीटें मिल सकती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल दलों ने अपनी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की पार्टी भी झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट देने के मूड में हैं। वहीं आजसू भी 12 से ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। इसके अलावा केंद्र में भी अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू काफी महत्वपूर्ण हो गई है। जेडीयू अब झारखंड में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने झारखंड प्रदेश खीरू महतो को राज्यसभा भेजा है। इसके अलावा झारखंड की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी सरयू राय भी अब जेडीयू में हैं। ऐसे में नीतीश ज्यादा मजबूती के साथ सीटों की डिमांड कर रहे हैं। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यही नहीं, झारखंड में करीब 14% दलितों की आबादी भी है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी भी अपना भविष्य देख रहे हैं। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी की प्रदेश इकाई 18 सीटों पर एनडीए फोल्डर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए चिराग पासवान के पास प्रस्ताव भेजा गया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी वजह से एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ सके तो अकेले भी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, जिसमें कहा जा रहा है कि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा वह अपने गठबंधन के साथियों के लिए 16 सीटें छोड़ सकती हैं। आजसू ने 12 सीटों की मांग की है और बीजेपी के बाद गठबंधन में वह सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 3 या 4 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन एजेपीआर और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगे यह कह पाना मुश्किल है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग उर्फ विवेक की पत्नी जया मांझी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई है। वह गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित थी। उसका इलाज ऑन्कोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अजीत कुशवाहा की यूनिट में चल रहा था। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया है कि पहले उनको सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ऑन्कोलॉजी में शिफ्ट कर दिया गया था।
करीब 1.5 माह पहले मेडिकल बोर्ड गठित कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी। मेडिकल बोर्ड ने उच्चतम मेडिकल संस्थान में रेफर करने की अनुशंसा की थी। रिम्स प्रबंधन ने मेडिकल बोर्ड के इस अनुशंसा को 1 सप्ताह पहले भी रिमाइंडर के रूप में जेल प्रशासन को भेजा था। पीआरओ ने बताया कि गॉल ब्लैडर का कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया था। 25 लाख की इनामी नक्सली जया मांझी को 16 जुलाई 2024 को गिरिडीह पुलिस ने धनबाद के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। तब वह नाम बदलकर इलाज करवा रही थी। जया मांझी भाकपा माओवादी संगठन के महिला विंग का कामकाज देखती थी। कुछ समय से जया की तबीयत खराब चल रही थी। इसी वजह से गुपचुप तरीके से उसे धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। जया का पति भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। उस पर 1 करोड़ का इनाम है। वह धनबाद के टुंडी प्रखंड स्थित दलुबेड़ा का रहने वाला है। जया के खिलाफ भी गिरिडीह के अलग अलग थानों में करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं। वह मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में भी शामिल थी। कैंसर से लड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश के निधन पर हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची प्रेस क्लब में कैंसर से लड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रवि प्रकाश के अंतिम दर्शन के लिए रखे गए पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का निधन काफी पीड़ादायक है। यह पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रवि प्रकाश जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम होगा। पत्रकारिता के प्रति समर्पित इस युवा पत्रकार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मिसाल कायम की है उसे आगे भी जीवित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, ईश्वर से कामना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें। बिना चालान बालू का परिवहन करते 2 हाइवा व 1 टाटा 407 जब्त। खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक के नेतृत्व में शुक्रवार रात धनबाद जिले के टुंडी और बलियापुर थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में टुंडी थाना क्षेत्र के घुरनी बेड़ा से एक हाइवा संख्या JH 10CL 122026 तथा लोधरिया मोड़ के पास एक टाटा 407 संख्या JH 01AP 1445 को बिना परिवहन चालान बालू का परिवहन करते पकड़ा गया। वहीं अभियान की दूसरी कड़ी में बलियापुर थाना क्षेत्र में बिना परिवहन चालान बालू का परिवहन करते हाइवा संख्या JH 10CV 8760 को पकड़ा गया। सभी वाहनों को संबंधित थाना को सुपुर्द कर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अभियान में अंचल अधिकारी गोविंदपुर धर्मेंद्र दुबे, अंचल अधिकारी टुंडी जितेंद्र प्रसाद, अंचल अधिकारी बलियापुर सुदीप एक्का तथा आवंटित पुलिस बल शामिल थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।